बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, पूजा अर्चना को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जन्माष्टमी के कारण बद्रीनाथ मंदिर रात 2 बजे तक खुला। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखंड और हिमाचल को 164 करोड़ के अतिरिक्त धनराशि। सीएम धामी ने पीएम मोदी को जताया आभार। कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहा। आठ सितंबर को पारित होगा अनुपूरक बजट। सदन की कार्रवाई स्थगित होने पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार बेरोजगारों पर बुलडोजर चलाने का कर रही काम। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र लगातार जारी है। जन्माष्टमी पर्व के चलते आज अवकाश रहेगा, लेकिन फिर 8 सितंबर को सुबह 11 बजे एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। सदन में पारित होगा अनुपूरक बजट। सरकार ने 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जैसा कि हम जानते थे कि कल चर्चा हो गई है बजट पर, कल बजट पेश किया गया, कई सारे विषयों पर कल भी बात हुई थी। आज अवकाश है, अब कल के दिन ऐसी आशंका जताई जा रही है, उम्मीद है कि बजट पास हो जाएगा। क्या लगता है, क्या कुछ रहेगा कल खास? जी सर, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो अभी तक जो है यहाँ पर जारी है, और कल की अगर बात की जाए तो कल बीते दिन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो है बजट यहाँ पर 11,321 करोड़ का जो बजट है वो यहाँ पर पेश किया जा चुका है। इसके बाद की अगर यहाँ पर बात की जाए तो विपक्ष ने लगातार जो है सदन की जो कार्यवाही रही है वहाँ पर हंगामेदार भी रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष जो है यहाँ पर संतुष्ट पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष ने जो है खुद अपने बयान में कहा है कि वो यहाँ पर उस तरीके से संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है अब जो यहाँ पर अगर आने वाले कल की यानी कि 8 सितंबर की अगर बात की जाए तो 8 सितंबर को यहाँ पर जो बजट है वो यहाँ पर पारित किया जाएगा, और क्या कुछ मतभार इसमें रहने वाला है वो सब चीजों को देखते हुए जो है आगे की इसमें रणनीति तय की जाएगी। जी विनय, जैसा कि हम जानते हैं अतिथि शिक्षक लगातार प्रदर्शनरत हैं और हरीश रावत ने भी उनका साथ दिया था। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की गई थी, प्रदर्शन लगातार जारी था। क्या कल किसी प्रकार की चर्चा अतिथि शिक्षकों पर की गई? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों की अगर यहाँ पर बात की जाए या फिर और जितने भी यहाँ पर बेरोजगार संगठन है उनकी भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो कई जो यहाँ पर संगठन है उन्होंने यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने के लिए भी जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इसको लेकर के जो है यहाँ पर बात भी की गई है, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो है यहाँ पर रखा गया है। हालांकि यहाँ पर जो विपक्ष है वो लगातार मांग कर रहा है कि जो सत्र की कार्यवाही है उसकी जो सीमा है उसको और बढ़ाई जाए, जिससे कि पूरा जो प्रश्नकाल है वो उन पर यहाँ पर अच्छे से चर्चा हो सके। लेकिन जो यहाँ पर देखा जाए तो कल की अगर बात करें, 8 सितंबर की बात करें तो 8 सितंबर को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बजट जो है यहाँ पर पेश होने के बाद में पारित किया जाना है। अब जो यहाँ पर मतभार रहेगा वो अभी देखना बाकी है, क्योंकि जो आज की अगर बात करें तो आज जन्माष्टमी की वजह से जो है आज का यहाँ पर अवकाश रखा गया है। जी विनय, जैसा कि हम जानते हैं लगातार विपक्ष धामी सरकार पर आक्रामक है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और एक अतिक्रमण को लेकर जो मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और साथ ही साथ जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उन्हें आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने को लेकर भी लगातार विपक्ष हमलावर है। तो कल की कार्रवाई में क्या इसी पर किसी प्रकार की जवाबदेही दी गई? जी बिल्कुल ईसा, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है, और सरकार को जो है यहाँ पर विपक्ष ने पहले भी कहा है और इसको लेकर के जो है यहाँ पर हंगामा भी जो है सदन के अंदर हुआ है कि जिस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है या फिर बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं या फिर आपदाग्रस्त क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उनको जो वहाँ पर जिस तरीके की राहत राशि जो वहाँ पर दी गई है, इन सब चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पर काफ़ी बहस भी जो है चर्चा
चर्चा भी इस दौरान यहाँ पर की गई है। लेकिन देखा जाए तो सरकार के ऊपर जो है लगातार यहाँ पर विपक्ष है वो पूरी तरीके से हमलावर है और सरकार की बात से जो है वो यहाँ पर सहमति नहीं जता रहे हैं, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि हम सरकार के जो जवाब हैं यहाँ पर उनसे संतुष्ट नहीं हैं। जी जी बिल्कुल विनय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी विनय बता रहे थे कि कल अनुपूरक बजट पेश हो सकता है, पेश हो चुका है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का समर्थन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है सरकार के लिए। अब विपक्ष का कितना समर्थन मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर हरिद्वार में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज अस्पतालों में भर्ती करवाए जा रहे हैं, जिनको प्लेटलेट्स और खून की काफी जरूरत पड़ रही है। इसको देखते हुए हरिद्वार में वसुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन ने एक नई पहल की शुरुआत कर महिला रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही इन महिलाओं ने और भी महिलाओं से आगे जाकर रक्तदान करने की अपील की। वसुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट रिया अरोड़ा का कहना है कि हरिद्वार में रक्तदान शिविर का कई जगह पर आयोजन किया गया, लेकिन उसमें अभी तक महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। प्रोग्राम चलाना चाहते थे, क्योंकि रक्तदान तो बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमेशा हम ये देखते हैं कि शायद 100 में से मुश्किल से 10 ही महिलाएं होती हैं। हम महिलाओं को ये बताना चाहते थे कि आप रक्तदान करके किस तरीके से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, और आज हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अपनी तरफ से सभी महिलाओं को, सभी लोगों को, अपनी सोसाइटी को थैंक यू कहना चाहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि ब्लड डोनेशन में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। ये यहाँ पर महिलाओं को ही आमंत्रित किया गया है ताकि फीमेल्स में अवेयर हो अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स आपकी हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कम होता है, तो ताकि उनमें अवेयरनेस आए, चाहे वो ब्लड डोनेट आज कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो अपनी फिटनेस को लेके जागरूक हो, तो इस सब में बहुत हेल्प मिलती है। ये तो एक बहुत अच्छी एक दान है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार को लेकर कहा कि उनकी सरकार रोजगार सृजन के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर का राज्य बन चुका है। हम राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, जिसका फायदा सबसे ज्यादा युवाओं को ही होगा। रोजगार सृजन लगातार हमारे प्राथमिकता में है और रोजगार सृजन की दृष्टि से मैं आप सबके माध्यम से सभी को बधाई भी देना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश के दूसरे नंबर का राज्य हो गया है जो रोजगार सृजन की दृष्टि से आया है। भारत सरकार के ये आंकड़े आए हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारी प्राथमिकता है और हम इन्वेस्टर जो ग्लोबल समिट करने जा रहे हैं उसके पीछे भी हमारा हेतु है कि राज्य के अंदर उद्योग स्थापित हों, लोगों का बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए और उस इन्वेस्टमेंट के कारण से हमारे सभी नौजवानों को, युवाओं को और इंक्यूबेटर्स के क्षेत्र में और नए नए जो हमारे नवोदित उद्यमी हैं उन सभी को जहां काम करने का अवसर मिलेगा, वहीं हमारे नौजवान युवाओं को राज्य के अंदर ही काम करने का भी अवसर मिलेगा, रोजगार का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों के किनारे राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर कहा कि सरकारी कर्मचारी किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं करेंगे। किसी भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि नागरिकों का उत्पीड़न ना हो। वहीं सीएम धामी ने आगे कहा कि वन भूमि, सरकारी भूमि पर लैंड जिहाद के नाम पर किए गए कब्जों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है और जारी रहेगी। राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सड़क के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। 10 सितंबर को देहरादून के गाड़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह ग्राउंड में गोरखाली हरितालिका तीज उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्सव का शुभारंभ करेंगे।
गोरखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव समिति की अध्यक्षा ज्योति कोटियाजी ने बताया कि उत्सव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगल और भोले जी महाराज को भी आमंत्रित किया जाएगा। आगे कहा कि इस साल नेपाल से आए कलाकार मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे, जो कि इस मेले में अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। एक वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम महिला हरितालिका तीज उत्सव मनाने जा रहे हैं। 10 सितंबर 2023 महेंद्र ग्राउंड, जसवंत ग्राउंड, गढ़ी कैंट में भव्य रूप से इसका आयोजन होने जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि हमारे उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे और अति विशेष अतिथि हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, भोले जी महाराज जी और हमारी माता जी मंगला माता जी हंस फाउंडेशन भी रहेंगे। गढ़वाल के विकासखंड प्रतापनगर के भादुरापट्टी के भरपुरिया गांव में बीते 26 अगस्त को आदमखोर गुलदार ने एक 3 वर्षीय बालक को घर के बरामदे से उठाकर अपना शिकार बनाया था, जिस वजह से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी और पूरे क्षेत्रवासियों ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने और मारने की मांग की, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभाग को गुलदार को आदमखोर घोषित कर गुलदार को तुरंत पकड़ने के आदेश दिए, जिसके बाद वन विभाग ने अपनी टीम गांव में तैनात कर दी और कई जगहों पर कैमरे लगा दिए गए और बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी गांव में लगाया गया। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा ने सभी थाना प्रभारियों को आपातकालीन सेवा 112 पर झूठी सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि इस प्रकार के अनियंत्रित आचरण के अपराध धारा 83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। शिकायतकर्ता शराब के नशे में था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उस पर 10,000 रुपए का चालान भी किया गया है। वहीं पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि डायल 112 में गलत सूचना न दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट नगर में गुरुवार को होने वाले विशाल जन्माष्टमी मेले को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रशासन मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। मेले में शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहेगा। मेला क्षेत्र में यातायात पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। वहीं मेले में बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, हल्द्वानी आदि क्षेत्र से पहुंचे व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। वहीं ऋषेश्वर मंदिर में होने वाले विशाल भंडारे की तैयारी में भक्तजन जोर शोर से लगे हुए हैं। गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण और राधा की विशाल झांकी व्यापारियों के द्वारा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी में व्यापारी जी जान से जुटे हुए हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में जो आवास बेचे नहीं जा सके हैं, प्राधिकरण उन्हें किराए पर देने पर विचार कर रहा है। HRDA की बोर्ड बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में विकास और सेवाओं संबंधी 15 प्रस्ताव पास किए गए। कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मानकों के विपरीत चल रहे कार्यों को सील किया जाए। इसके बावजूद भी अगर अवैध निर्माण जारी रहेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। करीब 18 विषय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ लाए गए थे और उसमें करीब 15 प्रस्ताव तो बड़े क्लियर कट पास हो गए हैं। मुख्य रूप से इसमें कुछ हमारे लैंड यूज़ के इश्यूज़ थे जो एग्रीकल्चरल थे, उनका गैर एग्रीकल्चर में जो अनुमोदन होना था, कुछ सेवा संबंधी मसले थे। तो डीसी साहब का अच्छा प्रस्ताव आया है। एक तो इन्होंने कुछ आवासीय कॉलोनियों में पुनः एक विज्ञापन के लिए एक विंडो मांगी है, उसको बोर्ड ने अनुमति प्रदान की है। साथ ही साथ इन बिल्डिंग्स को किराए पर उठाने के बारे में भी इन्होंने कमेटी का फॉर्मेशन किया है। काफ़ी प्रोग्रेसिव कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, विचार विमर्श करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि उन संपत्तियों का जो बेहतर यूज़ हो सके वो कर लिया जाए। रुड़की के सिविल अस्पताल में बाहरी और आवारा घूमने वाले लोगों को लेकर अस्पताल प्रबंधक सख्त हो गया है, जिसे लेकर अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी भेजा।
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से अस्पताल प्रबंधन को बाहरी और आवारा लोगों के घूमने की सूचना मिल रही थी। इतना ही नहीं, कुछ एजेंट अस्पताल के मरीजों को ले जाकर निजी अस्पताल में भी भर्ती करा देते थे। प्राइवेट अस्पतालों का स्टाफ भी कई बार सिविल अस्पताल में घूमता हुआ नजर आया है, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने सख्त रुख इख्तियार किया है। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे चालू कर दिए गए हैं ताकि बाहरी लोगों पर नजर रखी जा सके। हाल ही में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते कैंटीन में महिला वार्ड में भर्ती महिला के सामने कीड़े आने का मामला सामने आया था। साथ ही बाहरी लोगों और एम्बुलेंस चालकों ने अस्पताल प्रबंधन की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं और कब तक बाहरी लोगों पर लगाम लग पाती है। बार जॉइंट मजिस्ट्रेट को पुलिस प्रशासन को लिख के दे चुके हैं, एक्शन उन्हीं के द्वारा लिया जाना है। और अभी पीछे जॉइंट मजिस्ट्रेट और ECMO के द्वारा कुछ नर्सिंग होमों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है और जल्द ही अन्य जो नर्सिंग होम जो भी हैं इस टाइप के हैं वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं और CMO साहब को बता दिया गया है, बहुत जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम किसी का एंट्री बंद नहीं कर सकते, हमको नहीं पता वो किसी मरीज के साथ आया है या मरीज को दिखाने आया है, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना होगी जिसमें उनको लेके जाने वाली कोई घटना होगी तो उसके अंदर 100% एक्शन लिया जाएगा। एम्बुलेंस वालों के लिए हम लोगों ने प्रशासन को लिख के दे रखा है और उस दिन मेरी जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई थी और उनको मैंने वर्बली भी याद दिलाया है उनको और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी इस समस्या का भी हल किया जाएगा। हरिद्वार में खाने की दुकान चलाने वाले दो दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। झगड़े का कारण ग्राहकों को बहकाना और एक दूसरे की बिक्री कम करना बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया जिसमें एक दुकानदार दूसरे दुकानदार पर करछी और भगोने से सिर पर वार करता हुआ नजर आ रहा है। मारपीट में सौरभ दुग्गल नाम के व्यापारी को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इसकी तहरीर पर नगर कोतवाली में दी गई है। रहवासियों के मुताबिक दुकानदारों के बीच तनाव काफी पुराना है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने हाथ उठाया, मेरे गड़ मारा, जो कि मेरे एकदम से पता नहीं चला, आखिर और सर फाड़ दिया और जिसमें मेरी 17 टांके आए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस प्रकार की हम रात 11 बजे तक भी वहाँ बैठे हुए थे थाने में, हमारी कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। ये कहना है मेरे को इंसाफ चाहिए, जो कि उनके खिलाफ FIR लिखी जाए। सूबे के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड का मौसम अब जल्द ही दस्तक देने वाला है। जोशीमठ क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में उसकी आहट अभी से दिखने लगी है। पहाड़ों में बदले मौसम के मिजाज का असर बद्रीनाथ धाम के आसपास की ऊंची चोटियों सहित हेमकुंड साहिब एरा टॉप की चोटियों पर देखने को मिला है। बद्रीनाथ धाम के स्थानीय होटल कारोबारी राम नारायण भंडारी ने बताया कि चोटियों पर हिमपात के चलते बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब सहित सतोपंथ ताल में आम श्रद्धालुओं को सर्द हवाओं के साथ ठंडक का आभास होने लगा है। निचले इलाकों में भी शीत बयार चलने लगी है। धाम में सीजन की पहली बर्फबारी चोटियों पर हो चुकी है, जिससे वातावरण में हल्की ठंडक बढ़ गई है। गर्म टोपी और जैकेट्स बाहर निकल आए हैं। मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है। हल्की हल्की ठंड है वातावरण में और हल्की धूप खिली है, तो ऐसे में बद्रीनाथ धाम में दर्शन का अलग ही। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल की DRM रेखा यादव ने निरीक्षण यान ट्रेन से अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल लालकुआ पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर सभी कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगीना कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने के बाद पहली बार निरीक्षण किया। वहीं नगीना कॉलोनी क्षेत्र में होने वाले कार्यों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनने वाली हाईटेक पार्किंग, RPM बैरक, अनाउंसमेंट कार्यालय आदि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान DRM रेखा यादव ने रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर लगी प्रचार सामग्री पर अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके बाद ही पैदल पुल पर निर्माण कार्य को देखकर IOW को जमकर लताड़ लगाते हुए खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल की DRM रेखा यादव ने बारीकी से निरीक्षण किया और इस दौरान जो खामियां पाई गईं उन पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। नगीना कॉलोनी
ऑब्जेक्ट रिपोर्ट भी देखी गई।